हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर सर्कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 1। तो यहां पर सबसे पहले स्टडी करेंगे हम स्टैंडर्ड सर्कल। ये होती है स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान लीजिए ए स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पहले इसकी आवश्यकता पड़ेगी। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा होते हैं इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। इसी कंडीशन को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं, अगर मैं सर्किल की कंडीशन से इसका लिंक बनाता हूं, कैसे बताता हूं, मान लीजिए मैं एक सर्किल बनाता हूं और इसको थीटा भी बोल देते हैं, और थीटा। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड फॉर्म के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर ए स्क्वायर के ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। अब कंडीशन, अगर इसके ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ की जाए, टेंजेंट मान लीजिए एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये, अगर इस पर दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं, पॉइंट को ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत आते हैं इसके ऊपर डायरेक्ट। जो पॉइंट बताऊंगा उस पॉइंट को ध्यान से देखना। अगर इस पर दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं, अलग अलग दो टेंजेंट, सपोज करो एक टेंजेंट P पर है और एक टेंजेंट Q पर है, और मिलती कहाँ पर है दोनों टेंजेंट, R पर जाकर के मिलती हैं। दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, एक P पर एक Q पर, मिलती दोनों R पर है। सपोज करो ये एंगल जहां पर दोनों टेंजेंट जाकर मिलती हैं, ये एंगल अल्फा है, तो लोकस ऑफ R क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डायरेक्ट बता रहा हूं, ध्यान से देखना। डायरेक्ट फॉर्मूला होता ही नहीं इसका। एक सर्कल मेरे पास कह रहा जिसका सेंटर 0 0 था, रेडियस कितनी थी इसकी a, क्योंकि टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होती है, रेडियस या नॉर्मल कहां से पास होता है, हमेशा सेंटर से। सर्कल का सेंटर ऑलवेज सर्कल का नॉर्मल ऑलवेज सेंटर से पास होता है। रेडियस इसकी a थी, सेंटर था 0 0। अब कंडीशन लोकस r क्या होगा, इसी इक्वेशन को ऐसे लिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बस ए स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2। इसको रख लीजिए, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है। मैंने इसे प्रूव करके निकाला है, साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2। लोकस ऑफ आर, अगर एक सर्कल पर दो टेंजेंट P एंड Q पर दोनों R पर मिलती हैं, तो R का लोकस होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और इफ अगर ऐसा हो जाए एल्फा 90 डिग्री, अगर दो टेंजेंट 90 डिग्री पर मिलती हैं, तो R का लोकस डायरेक्टर सर्कल होगा। देन लोकस ऑफ R एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। इसका नाम है डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल, जो सेंटर पहले सर्कल का था वही सेंटर इसका होगा, बस उसकी रेडियस a थी, इसकी रेडियस कितनी होगी, a√2 इसकी रेडियस होगी। तो ये बन जाता है इसका डायरेक्टर सर्कल। अगर किसी भी चाहे इलिप्स आ जाए, हाइपरबोला आगे जाकर के आएगा, अगर जहां पर उन दोनों की टेंजेंट 90 डिग्री पर मिलती है, उसका नाम डायरेक्टर सर्कल होगा। मगर पैराबोला के अंदर उसका नाम डायरेक्टर सर्कल नहीं होता, उसका नाम डायरेक्ट्रिक्स होता है। अगर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट मिलती हैं, तो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट इज अ डायरेक्टर सर्कल। अगला नाम आता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, अभी थी स्टैंडर्ड, अब है जनरल इक्वेशन सर्कल। सर्कल की जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक बात याद रखिए, ऑलवेज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की आदत डाल लीजिए। बुक्स में लिखा होता है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट वाई स्क्वायर। मैं कहता हूं ऑलवेज 1 एंड राइट हैंड साइड ऑलवेज 0। तुम्हारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा।
जनरल इक्वेशन सर्कल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट को 1 बनाइए और राइट हैंड साइड को 0। इसके बाद क्वेश्चन को हाथ लगाइए। इसका सेंटर कितना होता है? इसका सेंटर -g - f और इसकी रेडियस होती है √g² + f² - c। ये होती है इसकी रेडियस। अगर इसकी नेचर की बात करें, अगर r 0 से ज़्यादा, r 0 के इक्वल, r 0 से लेस, अगर r 0 से ज़्यादा तो रियल सर्कल बोलेंगे हम, रियल सर्कल। अगर r 0 को बोलेंगे पॉइंट सर्कल, क्योंकि इसकी रेडियस है ही नहीं, पॉइंट सर्कल। और इसे जब रेडियस इसे बोलेंगे इमेजिनरी सर्कल। सर्कल और वर्चुअल सर्कल, इमेजिनरी और वर्चुअल सर्कल बोलेंगे। अगर इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कुछ नहीं करना, x + g का होल स्क्वायर y + f का होल स्क्वायर = g² + f² - c के रूट का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए, सेंटर -g - f और रेडियस कितनी है इसकी? रेडियस है इसकी g² + f² - c का रूट। और एक बात और, अगर तुमसे कहे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर दोनों का एक जैसा है, बस रेडियस पर इफेक्ट होता है। सेंटर बिल्कुल एक जैसा, बस केवल रेडियस पर इफेक्ट होता है, उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर है एंड पासिस थ्रू ओरिजिन। इसने एक बात, एंड पासिस थ्रू ओरिजिन। तो मैं सर्कल के इक्वेशन को ये एज्यूम कर लेता हूँ, x² + y², ये बहुत फास्ट मेथड है, 2gx + 2fy। अगर कोई इस क्वेश्चन को करता है, सबसे पहले एक मेहनत करता है, सबसे पहले दोनों को सोल्व करके पॉइंट निकालेगा, ऑरिजिन से डिस्टेंस फिर रेडियस आएगी। ये जब 0 0 से पास हो रहा है तो बताओ c क्या होगा? 0। तो मेरे सर्कल का इक्वेशन आ गया x² + y² + 2gx + 2fy = 0। अब कहता है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2x - 3y + 4 = 0, 3x + 4y - 5 = 0। बहुत से स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, इन दोनों को सिंप्लीफाई, इसमें 4 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का टाइम वेस्ट होता है। अगर आंसर इंटीजर होता है तो डायरेक्ट आ जाता है, अगर फ्रैक्शन में होता है फिर टाइम लगता है। तो हम ऐसी कैलकुलेशन करेंगे 10th क्लास से। x y 1 याद होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल, 2 - 3 4, 2 - 3 स्टैंडर्ड पर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रैमर रूल के नाम से भी जानते हैं। है 10th क्लास की बात, आगे जाकर इसका नाम ही क्रैमर रूल पड़ जाता है। x y 1 अपॉन क्या आता है, देखिए, दिस माइनस दिस -1, दिस माइनस दिस 22 और दिस माइनस दिस, ये आ गया 17। तो लीजिए सेंटर क्या आता है, सेंटर x की वैल्यू -1/17 और y की 22/17, ये सेंटर आ जाता है सोल्व करके। ये कहता है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर है। सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। मेरा सेंटर आ गया, सेंटर मेरा कहलाता है जनरल में ये -g कहलाता है -f। तो लीजिए g आ जाता है 1/17 और f आ जाता है -22/17। बस दोनों वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दीजिए, x² + y² + 2/17x -44/17y = 0। लीजिए ये सर्किल का इक्वेशन जो वो पूछ रहा है वो आ जाता है। जैसे कहता जाए वैसे करते जाइए। अब कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल। एक ऐसा सर्कल चाहिए जिसका सेंटर इसके जैसा हो। तो पहले एक बात बताएं, x² y² का कोफिशिएंट क्या 1 है? बिल्कुल 1 है। और राइट हैंड साइड भी 0 है। ये लीजिए जी, राइट हैंड साइड 0। याद करिए, सेंटर हमेशा इतने पोर्शन से आता है। सेंटर के अंदर कांस्टेंट का कोई फायदा नहीं हो, सेंटर कांस्टेंट का फायदा केवल रेडियस में होता है। तो बस c की वैल्यू चेंज हो, मैं लिख देता हूँ x² + y² - 8x + 6y + लैम्डा। ये मेरे पास आ गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ध्यान से देखिए, कॉन्सेंट्रिक में अगर मैं जनरल लेता हूँ केवल कांस्टेंट का इफेक्ट आता है। क्यों? सेंटर के अंदर ये सब कुछ आता है। और कहता है पास थ्रू -2 - 7, ये पास होता है -2 - 7 से, -2 - 7 से पास हो रहा है। अब मुझे लैम्डा की वैल्यू चाहिए। देखते हैं क्या आती है लैम्डा की, 49 + 16 - 42 + लैम्डा = 0।
कितनी आती है 27, तो लैम्डा आता है -27। रिक्वायर्ड सर्कल क्या होगा, रिक्वायर्ड सर्कल बस लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, आंसर तुम्हारे पास होगा x² + y²। इससे फास्ट कोई दुनिया में मेथड हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन करने का। लीजिए, मैंने देखिए कहीं पर भी रेडियस डायरेक्ट नहीं निकाली, जनरल क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब कहता है जी 2019 का क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, एक सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो पहले एक सर्कल बना लें बड़ा सा समझाने के लिए। मान लीजिए एक सर्कल है और उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये लीजिए एक सर्कल और इसके अंदर एक ट्राइंगल बना देते हैं समझाने के लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब सुनिए इसकी बात क्या कहता है। कहता है इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, एक सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड की लेंथ ए बोल देता हूं मैं इसकी, तो इसका एरिया याद होगा, एरिया क्या होता है √3/4, साइड का स्क्वायर, ये हमें 27√3 मालूम है, और हम कह सकते हैं a² 27 × 4 होगा a², ए है साइड की लेंथ। अब मुझे कंडीशन निकालनी है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया के लिए, मुझे ए चाहिए, और ए के लिए कंडीशन क्या निकाली जाएगी देखते हैं इसकी। ये सेंटर है, याद करो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, ये a/2, ये भी a/2, और ये क्या होगा इसका, जब सेंटर से मिलाएंगे इसे, ये एंगल होगा 30 डिग्री, और ये है इसकी रेडियस, तो cos 30 a/2 अपॉन r, और cos 30 होता है √3/2, तो लीजिए a आ जाता है r√3। चलिए a की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, जब स्क्वायर करते हैं तो r² 3, 27 × 4, और r² होता है g² प्लस f² माइनस c, 3 से डिवाइड कर दें 36 आ गया यहाँ पर, 25 + 36 माइनस c = 36, तो c आता है 25, ये इसका करेक्ट आंसर c, यानी कि डी आंसर सही आता है, c की वैल्यू 25 आ जाती है। अब एक क्वेश्चन देखिए, ऐसे 3 या 4 बार क्वेश्चन आ चुका जेईई के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर द डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल, ये दो लाइन एक सर्कल के डायमीटर हैं, और तुम्हें ध्यान होगा सर्कल के डायमीटर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है सेंटर। अगर दो सर्कल के डायमीटर हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर होता है, तो पहले दोनों को सोल्व करके हम निकाल लेते हैं सेंटर। ये देखिए एक सर्कल के डायमीटर, ऑलवेज डायमीटर हो या नॉर्मल, हमेशा सेंटर से पास होता है सर्कल का। देखिए एक डायमीटर मान लीजिए ये है, और एक डायमीटर मान लीजिए ये है, दो डायमीटर हैं अलग अलग, और इनको सोल्व करके क्या निकालेंगे हम सेंटर। और आईटी के क्वेश्चन जो जेईई मेन में 2-3-4 बार आ चुके क्वेश्चन, जैसे ये है 3x - 4y - 7 = 0, कई बार कैलकुलेशन मन में भी सोल्व कर लेते हैं। एक तो नॉर्मल वे से सोल्व कर सकते, एक ऐसा आइडिया लगाइए 3 + 4 7, 2 + 3 5, तो पॉइंट आ गया 1, -1, ये आ गया सेंटर सर्कल का डायरेक्ट मन में। 3 और 4 7 होता है, ये प्लस का ये माइनस का चाहिए, 2 और 3 5 होता है, ये 2 और ये 3, वरना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेंटर निकाल लीजिए। और कहता है इसका एरिया 49 पाई है, तो पाई से पाई तो लगा दे सेंटर x - 1 का स्क्वायर प्लस y + 1 का स्क्वायर = 49। सिंप्लीफाई करें, x² + y² - 2x + 2y - 47 = 0, आंसर आता है सी। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कौन सा पॉइंट है देखिए, अब डायमीट्रिक फॉर्म, सर्कल की डायमीट्रिक फॉर्म क्या है। डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की डायमीट्रिक फॉर्म क्या है। अगर तुम्हें डायमीटर के एंड पॉइंट मालूम है तो उसको कहते हैं डायमीट्रिक। किस तरीके से देखो जरा, एक सर्कल है ये और एक इसका डायमीटर है ये। डायमीट्रिक फॉर्म की बात करने जा रहा है, सर्कल के डायमीट्रिक फॉर्म। ये लीजिए, ये डायमीटर है सर्कल का, ये सर्कल और ये इसका डायमीटर, लिख देता हूं डायमीटर।
डायमीटर के दो पॉइंट एंड पॉइंट है ए एंड बी, ए x1y1 और बी है x2y2। और एक बात तुम्हें ध्यान होगा, सेमी सर्कल में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। सपोज कीजिए यहां पर कोई पॉइंट P है, P के कोऑर्डिनेट XY है, एंगल होता है 90 डिग्री। दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 रखेंगे तो क्या आता है, x माइनस x1 प्लस इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। यह है डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन। अब बात इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू 3 नॉन कॉन इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। देखिए अगर 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं है तो 100% उनसे एक सर्कल पास होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे सपोज करो 3 पॉइंट हैं x1y1, x2y2, x3y3। ज़्यादा मेथड याद रखने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल से करना चाहिए पेपर में। सबसे पहले अगर पेपर x4y4 सॉरी 3 पॉइंट से करा, 4 से नहीं। अगर मैं सर्कल बोलता हूँ x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, बस सभी पॉइंट को सेटिस्फाई करा दीजिए। जैसा आता है x1² प्लस y1² प्लस 2gx1 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और x2y2 x2² प्लस y2² प्लस 2gx2 प्लस 2fy2 प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा x3² प्लस y3² प्लस 2gx3 2fy3 प्लस c इक्वल टू 0। अब तीनों को सोल्व कर लीजिए 1 2 3 को, तो तुम्हारे पास आएगा gfc की वैल्यू। बस gfc को इसमें पुट कर दीजिए, सर्कल का इक्वेशन आ जाता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट, 3 ऐसे पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन जो एक लाइन में नहीं है। द पॉइंट डायमीट्रिकली अपोजिट टू द पॉइंट, ये कहता है वो पॉइंट बताओ जो इस सर्कल के डायमीट्रिक अपोजिट है, दूसरी तरफ है, जो डायमीटर के दूसरी तरफ है। देखते हैं क्या कंडीशन कहता है डायमीट्रिक अपोजिट। देखिए डायमीट्रिक अपोजिट कहता है, तो मैं एक काम करता हूं, पहले ये लीजिए डायमीटर बना देता हूं मैं, और इसका मुझे कोऑर्डिनेट मालूम है जी, P P है 1,0। मुझे ये पॉइंट निकालना है डायमीटर के अपोजिट, ये क्योंकि इसका डायमीटर है। बताओ डायमीटर ऑलवेज सेंटर से पास होता नहीं होता, तो सर्कल का सेंटर कितना है, -1, -2। बस ये इन दोनों का मिड पॉइंट है सेंटर, इन इसका। तो मैंने कल तुम्हें रटवाया था स्ट्रेट लाइन में, मिड पॉइंट के लिए बीच वाले के डबल में से माइनस कर दीजिए -3, बीच वाले के डबल से माइनस कर -4। देखिए जेईई मेन 2008 का क्वेश्चन गायब हुआ, -3 -4 कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब आते हैं स्ट्रेट लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 1 मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a and b। अ सर्कल इज ड्रॉन थ्रू a and b एंड ऑरिजिन, देन द सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। एक सर्कल बना ले पहले, फिर उसके बाद जैसा कहता वैसे करते हैं। एक सर्कल बन जाता है पहले। अब कहता है एक सर्कल ऑरिजिन से भी पास होता है और 3 पॉइंट से पास होता है। 3 पॉइंट किस किस तरीके से, x को कट करेगा 1 पर, y को 1/2 पर। तो x को कट करेगा 1 पर, y को कट करेगा 1/2 पर। बना लेते हैं फिगर। ये लाइन बोलता है इसके अंदर, ये लाइन इसने दी है x प्लस 2y प्लस 1 0। ये इसको a पर कट करता है, a x के लिए y 0, और y को कट करता है b पर 0.5। ये कहता है एंड द ऑरिजिन, और ऑरिजिन से भी पास होता है। लीजिए ऑरिजिन से पास हो रहा है एंड द ऑरिजिन, तीनों कंडीशन आ जाती हैं। देन द सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी ऑन द टेंजेंट टू द सर्कल। पहले डायमीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल, अभी मैंने डायमीटर इक्वेशन ऑफ सर्कल, पहले सर्कल का इक्वेशन निकालिए डायमीट्रिक फॉर्म में।
x माइनस 1, x माइनस हाफ, x माइनस 0, y माइनस 1 0, y माइनस हाफ इक्वल टू 0। तो आ जाता है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0 0। अगर तुम्हें 0 0 पर टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो कुछ मत करिए, लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 रख दीजिए, डायरेक्ट आंसर आता है। किसी भी मैथ में कोई भी क्वेश्चन किसी भी लेवल का आ जाए तो आता है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। देखिए 0 0 पर टेंजेंट निकालने का तरीका, पुट लोवेस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0, लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 कर दीजिए। अब ये तुम्हारी टेंजेंट आ जाती है इस पर, लीजिए टेंजेंट बना देते हैं इस पर, ये आ गई टेंजेंट। अब क्या कहना चाह रहा है, इस पर दो परपेंडिकुलर हैं, कहां से परपेंडिकुलर, एक ए से और एक बी पर। एक ए से टेंजेंट है, एक सॉरी टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर तो ए से है और एक है बी से, दो परपेंडिकुलर है जी। इसका नाम P बोल दीजिए, इसका नाम Q बोल दीजिए, दो अलग अलग परपेंडिकुलर हैं। कहता है इस कंडीशन के अंदर परपेंडिकुलर फ्रॉम ए एंड बी टेंजेंट सर्कल इज ऑरिजिन। एक तो कहता है P प्लस Q क्या है ये निकालना है। P लेंथ परपेंडिकुलर 3/√5। अब निकाल दीजिए इससे लेंथ परपेंडिकुलर, एक सॉरी गलत हो गया ये, 1 0 से, जब 1 0 2/√5। अब निकालिए 0 1/2 से 1/2/√5, तो कितना आता है देखिए जरा, √5/2 इसका जवाब आता है, यानी कि आंसर आता है इसका D। ये इसका करेक्ट आंसर है D। अब एक एग्जांपल ये है, रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 2 1 हुज वन ऑफ द कोड इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये कहता है द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर है 2 1 हुज वन ऑफ द कोड इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। बहुत बढ़िया कंडीशन में कहना चाह रहा है कि इस एक सर्कल का इक्वेशन, एक सर्कल के रेडियस बताओ। ये मेरे पास एक सर्कल गिवन है और कंडीशन में कहना चाहता है इस सर्कल के बारे में, क्या कहना चाहता है देखिए, ये सर्कल मुझे गिवन है और कहता है जो इसका डायामीटर है, ये लीजिए डायामीटर है। बात को ध्यान से देखिए, द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर है 2 1, उस सर्कल का रेडियस बताओ जिसका सेंटर 2 1 पर है, हुज वन ऑफ द कोड इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, और जिसकी कोड ये डायमीटर है इसका, यानी कि डायमीटर है अगर इसकी कोड तो जरा सर्कल बड़ा होगा, इससे बड़ा सर्कल बना देते हैं इससे। कैसा है बड़ा सर्कल, ये लीजिए बड़ा सर्कल, इस वाले सर्कल की स्टडी करा रहा, बड़े वाले सर्कल की। बात को ध्यान से देख लीजिए, जब ये सर्कल इस वाले सर्कल से बड़ा है, जो गिवन सर्कल है इसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर है 1,3, इसका सेंटर है 1,3 और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस 2। नॉर्मली अगर मैं बिना दिमाग का यूज करूं तो 2 से ज्यादा केवल एक आंसर है 3, तो आंसर A आएगा अगर मैं दिमाग का यूज नहीं करता हूं। मगर कहता है उसका सेंटर है 2,1 और इसकी रेडियस चाहिए, ये आता है √5, तो लीजिए रेडियस √4 + 5, तो आ जाती है रेडियस 3। आंसर आ गया इसका A। डायरेक्ट भी चेक कर सकते बिना कुछ करे, मन मन में सोल्व कर लीजिए कि उसकी रेडियस इससे ज़्यादा। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट कंपटीशन के डायरेक्ट सोल्व हो जाते हैं, तो 2 से ज़्यादा केवल A आंसर सही है। अब कंडीशन, अगर मैं कंडीशन की बात करता हूँ, इंटरसेप्ट की फॉर्म आएगी इसके बाद, तो आज इतना ही छोड़ देते हैं और दूसरे लेक्चर में फिर इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए इस बात को, एक कंडीशन को और ध्यान से देख लीजिए कि इसका रेडियस है 2, तो हमारे जो बड़े वाले सर्कल की रेड 2 से ज़्यादा होगी। बाई चांस ये बहुत पहले आईटी में आया था क्वेश्चन, और ऐसे 2 से ज़्यादा केवल A ऑल्टरनेट सही है।